प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम रस, छंद एवं अलंकार बताने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको रस, छंद एवं अलंकार को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रस से। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला आपको जो रस लिखना है श्रृंगार रस। ठीक, तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक, तो देखिए, आपको सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा में क्या लिखना है? तो आपको लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक, ठीक, भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो श्रृंगार रस की परिभाषा में आपको इतना लिखना है। ठीक, और देखिए, आपको प्यारे बच्चों, किसी भी रस की परिभाषा को याद करने के लिए सबसे पहले उसका आपको अस्थाई भाव याद करना है। अगर प्यारे बच्चों आपको अस्थाई भाव मालूम है तो आप किसी भी रस की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, उसके बाद जो उदाहरण इसका लिखना है वो लिखना है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक, सह करे भानव हसे दैन कहे नट जाए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस की मतलब उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला आपका है करुण रस। ठीक, तो देखिए देखिए अगला है आपका करुण रस। ठीक, तो करुण रस में आपको प्यारे बच्चों लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक, देखिए शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि आपको श्रृंगार रस की ही तरह लिखना है, सिर्फ इसका क्या करना है? अस्थाई भाव बदल दे रहा है। तो जैसे श्रृंगार रस में जो अस्थाई भाव था क्या था? रति नामक। ठीक, और जो करुण रस में अस्थाई भाव वो क्या है? शोक है। ठीक, तो यही चीज आपको क्या करना है? बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करुण रस की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, आपको इसका उदाहरण लिखना है कि इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, अगला है आपका हास्य रस। ठीक, देखिए, हास्य रस में आपको लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, क्या होता है? संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य नामक रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य नामक रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इसका जो उदाहरण आपको लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। ठीक, हास ही को दंगा भयो नंगा की विवाह में। और प्यारे बच्चों, इस आप उदाहरण को आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे ना, कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये प्यारे बच्चों हास रस का आपका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए देखिए अगला है आपका वीर रस। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का
संयोग होता है तो उत्साह नामक, देखिए उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीर रस। ठीक, तो इसका जो उदाहरण आपको लिखना है वो लिखना है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। ठीक, और खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। ठीक, आपको उदाहरण लिखना है, देखो कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। तो ये प्यारे बच्चों आपके सबसे महत्वपूर्ण क्या रहे, रस। ठीक, और उसके बाद देखिए आगे है आपका अलंकार। ठीक, तो देखिए पहला जो आपका अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो देखिए आगे है आपका अलंकार। ठीक, तो देखिए अलंकार में जो सबसे पहला अलंकार है आपका है अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो देखिए अनुप्रास अलंकार में आपको क्या लिखना है कि जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। ठीक, जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो और स्वर में भले ही भिन्नता हो। ठीक, स्वर में भले ही भिन्नता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, देखिए अनुप्रास अलंकार आपसे पूछेगा तो आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों कि जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो और स्वरों में भले ही भिन्नता हो। ठीक, तो वहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो देखिए आपको उदाहरण भी कहेगा तो उदाहरण आपको लिखना है कि चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है यमक अलंकार। ठीक, और ये भी आपकी परीक्षा में हर साल पूछता है यमक अलंकार। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो। ठीक, किंतु अर्थों में भिन्नता हो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, देखिए जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, तो देखिए इसके आगे इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण होगा कि ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उदाहरण हो जाएगा। ठीक, आगे आपका श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार जो आपका तीसरा है, तो देखिए श्लेष अलंकार किसे कहते हैं कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जहां पे कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है श्लेष अलंकार। ठीक, तो देखिए इसका जो उदाहरण हो जाएगा क्या होगा कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें जो लाल होगा प्यारे बच्चों वो आपका इसका क्या हो जाएगा, दो अर्थ होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए चौथा आपका है रूपक अलंकार। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो देखिए इसका आपको उदाहरण लिखना है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उदाहरण हो जाएगा। आगे आपका पांचवा की उपमा अलंकार। ठीक, और ये भी अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछता है। तो देखिए उपमा अलंकार पूछेगा तो आपको लिखना है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में भिन्नता दिखाया जाए। ठीक, आदि में क्या किया जाए, भिन्नता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक, तो देखिए उदाहरण में आपको लिखना है कि चरु, देखिए चंद सा मुखड़ा कांति बिखराए। ठीक, यानी कि चंद सा मुखड़ा क्रांति बिखराए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी अलंकार में जो सबसे आपका अंतिम अलंकार होगा वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो देखिए जब भी आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार पूछेगा तो आपको लिखना है इसमें कि
जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो देखिए, आपको इसका उदाहरण कहेगा लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा कि तरनी तंजा तट तमल तमल तरुवर बहु छाई झुके। देखिए, कुल शौ जल परशन हित मानहु सुहाय। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके प्यारे बच्चों जितने भी आपके अलंकार थे इंपॉर्टेंट, ठीक, हमने इस वीडियो में आपको बताया। और आगे चलते हैं, ठीक, छंद पे, तो देखते हैं। देखिए, आगे आपका छंद। ठीक, तो देखिए, छंद में सबसे पहले है दोहा। ठीक, तो दोहा कहेगा लिखे, तो इसका परिभाषा कहेगा दोहा कि, तो आप लिखेगा कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, या एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए, कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों, 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में, देखो प्यारे बच्चों, यही इंपॉर्टेंट होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जब भी आप दोहा लिखिएगा प्यारे बच्चों, तो उसमें 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में जबकि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोहा। ठीक, तो जैसे उदाहरण आपको लिखना होगा, तो आप लिखिएगा कि मेरी भव बाधा हारो राधा नागरी सोई। ठीक, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, उदाहरण। और प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें लक्षण पूछेगा, ठीक, तो लक्षण में आप इसकी मात्राएं लगा दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे है आपका सोठा। ठीक, और ये भी प्यारे बच्चों दोहा के ही जैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको इसमें लिखना है कि यह एक देखिए अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी कि एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए, दोहा में भी 4 चरण होते हैं, और सोठा जो होता है आपको उसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक, पहले और तीसरे चरण में देखिए यही अंतर होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, और जबकि आपने दोहा में पढ़ा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोठा में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अर्थात कह लें कि ये दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे है प्यारे बच्चों चौपाई। ठीक, तो देखिए चौपाई में आपको लिखना है कि यह एक सम मात्रिक छंद है, यानी कि यह जो चौपाई है यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि चारपाई में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 2 अंतिम वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, चौपाई हो जाएगा। तो इसका उदाहरण कहेगा, तो उदाहरण में आप लिखिएगा प्यारे बच्चों कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर की गए कोस दुई दिनकर ढर के। ठीक, जलु थालु देख बसे निस्बीते कीन गवन देखिए रघुनाथ परी। ठीक, पीरीते। ठीक, तो ये आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा चौपाई। ठीक, तो इतना प्यारे बच्चों अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक, तो आपको रस और छंद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।